दोस्तों आईएसआईएस या इस्लामिक स्टेट के नाम का एक बड़ा खतरा हमने कुछ साल पहले फेस किया था। इस्लामिक स्टेट एक वक्त पर इतना पॉपुलर हो चुका था कि यूके और फिनलैंड जैसी एडवांस्ड इकोनॉमी से भी लोग जाकर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे थे। वहीं इसके उलट ये देखा गया कि भारत, जहां 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां से भी कुछ लोग ही सीरिया में इस युद्ध में शामिल होने लग गए। जब खबरें ये आ रही हैं कि आईएसआईएस फिर से खुद को पहले की तरह उभारने की कोशिश कर रहा है, वहीं हमारे लिए जानना जरूरी है कि पिछली बार क्यों आईएसआईएस भारत से कम रिक्रूटमेंट्स कर पाया था और इस बार क्या हम ऐसा होने से फिर रोक पाएंगे। आज इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आईएसआईएस के भारत में प्रभाव ना डाल पाने के कई कारण हैं, जिसमें सरकार द्वारा की गई जबरदस्त कार्रवाई भी शामिल है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह एक टेक्निकल प्रॉब्लम रही है। आईएसआईएस में रिक्रूट होने वाले लोगों के लिए जरूरी था कि वो भारत से सीरिया तक जाएं, लेकिन सीरिया में डायरेक्टली उस वक्त नहीं जाया जा सकता था। इसलिए सीरिया में घुसने के लिए टर्की के रास्ते को चुना जाता था। लेकिन इसका मतलब है कि भारत से टर्की जाना पड़ेगा। 2017 की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में सिर्फ 5.5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है। इसके अलावा भारत की 1/3 मुस्लिम जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, जिस वजह से पासपोर्ट का सोचना भी उनके लिए मुश्किल है। और बात सिर्फ पासपोर्ट की नहीं है, बल्कि अगर उन्हें टर्की का वीजा चाहिए तो उन्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट से लेकर वहां बुक किए गए होटल की जानकारी सभी कुछ देनी थी। और एक नॉर्मल इंडियन आदमी के लिए टर्की जाने का मतलब था कि कम से कम 3 लाख रुपए खर्च करना, जो कि बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं था। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि आईएसआईएस ने दुनिया भर में अपने रिक्रूटर्स का एक लंबा जाल बिछाया हुआ था, जो लोगों को सीरिया जाने के लिए मोटिवेट करते थे और साथ ही उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी देते थे। इसे काउंटर करने के लिए भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्रव्यूह को 2015 में लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में आईबी के कुछ ऑफिसर्स ने आईएसआईएस के रिक्रूटर्स बनने की एक्टिंग की और धीरे धीरे जो लोग आईएसआईएस में शामिल होना चाहते थे वो इनके कांटेक्ट में आते रहे। जैसे ही कोई आदमी इनके कांटेक्ट में आ जाता था, वो उसे ट्रैक करना शुरू कर देते थे। जब इनके बारे में लगभग सभी जानकारी पता लगा ली जाती थी, तो फिर आईबी के ऑफिसर्स अपनी पहचान रिवील करते थे और ऐसे लोगों को वॉच लिस्ट में डाल दिया करते थे। इससे 2 फायदे हुए। पहले तो आईबी ने इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि इनकी फैमिली के लोगों को इस बारे में बताया। और भारत में फैले जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट ने ऐसे कई भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर फिर से लाने में बड़ी भूमिका प्ले की। ऑपरेशन चक्रव्यूह का एक दूसरा फायदा ये हुआ कि जो लोग आईएसआईएस में जाना चाहते थे, उनके मन में डर बैठ गया कि कहीं वो जिस रिक्रूटर से बात कर रहे हैं वो आईबी का आदमी ना हो। पकड़े जाने के डर से कई लोगों ने अपना ख्वाब यहीं छोड़ दिया और ये बात आईबी ने भी मानी है। जहां ऑपरेशन की शुरुआत में आईबी को 3000 से ज्यादा लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं धीरे धीरे नंबर तेजी से गिरकर 140 तक पहुंच गया। भारत सरकार ने जो एक और समझदारी भरा कदम उठाया वो ये था कि यहाँ के शिया लोगों को इस जंग से दूर रखना। आप जैसे कि जानते होंगे कि आईएसआईएस एक सुन्नी ग्रुप था जो शिया लोगों के मस्जिद से लेकर उनके घरों तक पर हमला कर रहे थे। 25,000 भारतीय शिया लोगों ने आईएसआईएस के खिलाफ जंग में शामिल होने की पेशकश की थी, लेकिन भारत सरकार ने सभी को मना कर दिया। इसका एक बड़ा कारण ये था कि सरकार को डर लगने लगा कि जब ये लोग वापस भारत लौट कर आएंगे तो अपने साथ टेररिज्म की यादें भी लेकर आएंगे, जिससे यहाँ पर भी कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। कई और भी रीजंस थे जिन्होंने इंडियंस को आईएसआईएस से दूर किया और इसमें एक बड़ा कारण रेसिज्म था। आईएसआईएस मानता है कि अरब लोग ही असली मुसलमान हैं और भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों शामिल हैं, यहाँ के लोगों का इस्लाम सच्चा नहीं है। इसी कारण से आईएसआईएस में हायरार्की थी, जिसमें अरब तो टॉप पोजीशन पर थे, लेकिन इंडियंस को लड़ने के काबिल नहीं माना जाता था। इसलिए मैदान जंग की जगह इन लोगों का इस्तेमाल सुसाइड अटैक्स के लिए किया जा रहा था। आईएसआईएस में मौजूद इंडियन लोगों को अरब फाइटर्स से कम पैसा दिया जाता था। साथ ही बहुत ही तंग कमरों में कई लोगों के साथ रखा जाता था। एक इंडियन आदमी तो सीरिया छोड़कर सिर्फ इसलिए वापस आ गया क्योंकि आईएसआईएस उससे हमले करवाने के बजाय टॉयलेट साफ करवा रहा था। इंडियन मुस्लिम्स के आईएसआईएस ना ज्वाइन करने की एक बड़ी वजह उनका इंडियन होना भी रहा। जैसा कि हमने पहले बताया कि आईएसआईएस में ज्यादातर फाइटर्स यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े यूरोपियन देशों से आ रहे थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि इन देशों में जो मुस्लिम रहते थे वो पहले से वहां के नागरिक नहीं थे, बल्कि उनके माता पिता या वो खुद किसी इस्लामिक देश से यूरोप में जाकर बसे थे और वहां के कल्चर ने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया और उसके चलते अपने अंतर विरोध में वो आईएसआईएस ज्वाइन करने लग गए। वहीं अगर भारत को देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों सालों से मुस्लिम रहते आए हैं, जिस वजह से उन्हें भारत अपना ही देश लगता है। और क्योंकि ये लड़ाई आईएसआईएस की सीरिया और इराक को जीतने की थी, इसलिए इंडियन मुस्लिम्स ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया।
यहाँ पर मौजूद कई सारे बड़े मुस्लिम ग्रुप्स ने भी खुलेआम ISIS की निंदा की थी, जिसने भारत का नुकसान होने से हमें काफी हद तक बचा लिया। जहाँ ये सभी अच्छी बातें हैं, वहीं हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में भी कुछ कमियां हैं जिसका फायदा ISIS उठा सकता है। दिल्ली दंगों की कुछ तस्वीरों को ISIS ने उठाकर बहुत ही शेयर भी किया था। इसके अलावा दुनिया भर के मीडिया में एक इमेज बनाई जा रही है कि भारत अब मुस्लिम्स के लिए एक सेफ देश नहीं रहा। आज की इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में इन सभी बातों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वो मुस्लिम्स जो अभी बहुत यंग हैं, वो इसके प्रभाव में आकर एंटी इंडिया फीलिंग्स भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ISIS का प्रभाव भारत के कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है। केरला भारत का वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा लोग ISIS ज्वाइन करने निकले थे, क्योंकि केरला के ज्यादातर लोग वैसे भी मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए वहां ISIS के कांटेक्ट में आना ज्यादा आसान था, और फिर यही लोग अपने आसपास वालों को भी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करते थे। अब्दुल रहमान परमबन जो केरला के रहने वाले हैं, जिनका बेटा ISIS ज्वाइन करने चला गया था, उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले तक उनके इलाके में सिर्फ कुछ ही मस्जिदें थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पर 4000 लोगों की पॉपुलेशन के लिए अब 20 मस्जिदें हो गई हैं। ISIS की यही स्ट्रैटेजी हमें कश्मीर में भी देखने को मिली, जहां पर कई सारे वहाबी मस्जिद पिछले कुछ सालों में सामने निकल कर आए हैं। भारत सरकार को ऐसी सेंसिटिव जगहों पर भी अपनी नजर तेज रखनी होगी, ताकि यहाँ से रिक्रूटमेंट्स को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार को ये कोशिश भी करनी चाहिए कि वो एंटी मुस्लिम ना दिखे, क्योंकि इससे आतंकियों को एक मौका जरूर मिल जाता है, जिससे कि वो मासूम लोगों को जिहाद के लिए भटका सकते हैं। कई लोग जिन्हें सीरिया जाने से पहले ही पकड़ लिया गया था, उन्होंने इंटेरोगेशन में ISIS की तरफ उनके बढ़ते झुकाव की वजह देश में फैले माहौल को भी बताया है। पिछले 10 सालों में जिस तरह देश के अंदर दंगे और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, उन्होंने इस लड़ाई में एक नेगेटिव इफेक्ट ही डाला है। इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल हम आपके पाले में छोड़ते हैं। अपनी राय में कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है आज आपको इस वीडियो को देखकर काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।